हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड बुक +2 क्लास की स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है इसमें है पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। इस किताब में इंडिया की पॉपुलेशन को ज़्यादातर फोकस में किया गया है। आओ हम जल्दी जल्दी इसके कुछ की पॉइंट को देखें। सबसे पहले, इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड। चीन के बाद हमारे देश का दूसरा रैंक है पॉपुलेशन में। तो 121 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अच्छा, आगे चलते हैं। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी नॉर्थ अमेरिका को सारा जोड़ दिया जाए, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन, ये थोड़ा सा बताया गया है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से भी पूछा जा सकता है कि किस किस कॉन्टिनेंट से ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमें ये सिखाता है कि सच में जनसंख्या कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखते हैं। इंडिया हैज़ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। हमारे देश में जनसंख्या का वितरण असमान है, एक साथ नहीं है, एक जैसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र और बिहार और वेस्ट बंगाल की है। तो इसका मतलब कुछ हिस्से जो इंडिया के हैं वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है और कुछ हिस्सों में बहुत कम पॉपुलेशन है। आगे बात चलकर ये बात भी हमें पता चल जाएगी। 76% पॉपुलेशन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द फॉलोइंग स्टेट। मतलब हमारे देश की 76%, लगभग 75%, 75% जो जनसंख्या हमारे देश की यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अलॉन्ग विद द तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। मतलब ये कुछ स्टेट हम ले लें तो हमारे देश की लगभग सारी की सारी जनसंख्या, बाकी तो 25% रही, तो इन्हीं में है। वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आर शेयर्ड बाय द स्टेट जम्मू कश्मीर 0.11%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, उत्तराखंड 0.84%। इंडिया हैज़ अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब कुछ ऐसे राज्य बताए गए हैं, स्टेट बताए गए हैं जहाँ पर इंडिया की बहुत कम पॉपुलेशन है। तो इसको याद करने के लिए हमें बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो इसकी जो है अब वो डाटा है थोड़ा चेंज होएगा। बट उत्तराखंड जो है उसका तो अभी 2011 के अकॉर्डिंग चला हुआ है। ये जितना भी डाटा पढ़ रहे हैं ये रिवाइज़ है, इसको रिवाइज़ करना है आपने, उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सेंसस। आगे देखते हैं। द फैक्टर ड्यू टू सच डिस्ट्रीब्यूशन आर। कहा जाता है कि हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का अनइवन है, यानी एक समान नहीं है। यानी जो जगहें हैं, जैसे हम हिमाचल प्रदेश ले लें, उत्तर प्रदेश ले लें, तो कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या, कहीं बहुत कम जनसंख्या। इसका कारण ये है जो अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर और दूसरा सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, तीसरा हिस्टोरिकल फैक्टर। आओ सबसे पहले फिजिकल फैक्टर की ओर ध्यान दें। फिजिकल फैक्टर में होता है भौतिक कारक, जिसमें होता है क्लाइमेट अलॉन्ग विद द टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोटे तौर पर देखा गया है कि भौतिक कारक जो हैं, जिसमें जलवायु होती है, जो टेरेन होता है, वहाँ की जो वातावरण है, जिसमें ढाल है, वहाँ किस तरह का जो भू आकृति है वो
वाटर लार्जली, पानी भी बहुत ज़्यादातर क्या डिटरमाइन करता है, मतलब ये संभावनाएं पैदा करता है। क्या संभावनाएं पैदा करता है कि कहाँ ज़्यादा जनसंख्या रहेगी, कहाँ कम जनसंख्या रहेगी। आगे लिखा है फॉर द एग्ज़ाम्पल नॉर्थ इंडिया प्लेन्स deltas and coastal plain having high population than the interior district of the southern and central इंडियन स्टेट। ये सदर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट कौन सा हो गया, जो है मध्य प्रदेश का, जो है साउथ पार्ट, तमिलनाडु और कर्नाटक, और ये जो मिडल पार्ट के जो कंट्री हैं हमारे देश की, कंट्री नहीं स्टेट हैं हमारे देश की, इसमें ये कहा गया है। हिमालय सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वेस्टर्न स्टेट, ये एक तरह से बताया गया कि यहाँ पर लोग जो हैं कम रहते हैं। प्रोपोर्शन क्यों कम है, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती हैं। हिमालय में समस्या आती है टेरेन की, क्लाइमेट की, और यूपी में सब कुछ नॉर्मल होता है, प्लेन सरफेस है और एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी है, तो लोग वहाँ रहते हैं। आगे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन राजस्थान, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड, एंड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पेनिनसुलर स्टेट हैविंग रिजल्टेड इन द मॉडरेट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर बन गई तो वहाँ पानी की सुविधा हो गई, तो वहाँ पर लोगों का रहना और वहाँ टिक कर रहना संभव हो पाया। उसके बाद है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो झारखंड में है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना शुरू कर दिए। हाईएस्ट कंसंट्रेशन मतलब लोग थोड़ा मॉडरेट, मध्यम तरह से, मतलब मॉडरेट होता है, एक होता है हाईएस्ट ज़्यादा, मॉडरेट होता है मध्य, और लो होता है कम। तो मॉडरेट प्रकार की यहाँ पर डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में हम अगर जानें तो सोशियो मतलब होता है सामाजिक, और इकोनॉमिक होता है आर्थिक, और फैक्टर होता है कारक। तो सामाजिक आर्थिक कारकों की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इवेल्युएशन ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चर इवोल्यूशन होता है उद्भव, यानी जब एग्रीकल्चर एक सेटल्ड तरीके से करना हमने शुरू कर दिया, एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये सारे के सारे फैक्टर ही हैं सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। इसको अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इस तरह की जब चीज़ें होने लगीं तो लोग एक रीजन से दूसरी रीजन में जाना उन्होंने कम कर दिया और यहीं रहना शुरू कर दिया। द रीजन फॉलोइंग इन द रिवर प्लेन एंड कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया हैव लार्ज पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। जो मैदानी क्षेत्र है और तटीय क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा निवास करने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव द हाई concentration of population due to industrialization, development of urbanization। अब दिल्ली महाराष्ट्र में कुछ जो सेंटर बताए गए हैं, ये मुंबई, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास इसलिए करती है क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है। शहरी एरिया में लोग इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन से लेके हर तरह की फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, जिससे लोग यहाँ पर रहते हैं। आगे हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी इतिहास में कुछ ऐसी जगहें हमारे देश में जहाँ पर पहले से ही बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहा करती थी। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन हाई बिकॉज द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क। ये ऐतिहासिक जो शहर है हमारे देश के, यहाँ भी जनसंख्या के ज़्यादा होने का कारण यही है कि ये पहले से ही डेवलप हैं। आगे क्वेश्चन आ जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन।
डेंसिटी को हम देखते हैं, घनत्व, जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। हम पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लोग रहते हैं उसको हम कैसे जानते हैं, जनसंख्या घनत्व के रूप में जानते हैं। इट हेल्प्स टू गेटिंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द रिलेशन ऑफ लैंड। ये ज़मीन के अनुपात में लोगों की संख्या को दर्शाता है। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गई ज़मीन, ज़मीन मतलब धरती, उसके बाद लोग कितने उसमें रहते हैं तो उसका प्रोपोर्शन दिखाता है। परंतु ये संभव नहीं है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जी 382 ही लोग रहेंगे। लोग तो यहाँ यदा कदा 1 स्क्वायर किलोमीटर में खेत हो सकता है किसी का। तो टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन करके हम एवरेज ही निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 382, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है ये। 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ जाएंगे जब दूसरी जनगणना होगी। स्टेडी इंक्रीज टू द मोर देन 200 person per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117 से अब जो है 382 लोग हो गए हैं 2011 तक। तो 1951 में जब देश आज़ाद हुआ था और थोड़ा सा जाना गया था तो 117 लोग रहते थे पर स्क्वायर किलोमीटर, अब ज़्यादा रह रहे हैं। द हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरल एंड तमिलनाडु, इनमें ज़्यादा डेंसिटी है। अभी आप बोलेंगे सर यहाँ महाराष्ट्र देखने को नहीं मिल रहा है। बेटा महाराष्ट्र का एरिया ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एरिया भी ज़्यादा है। और जैसे डेंसिटी अगर देखी जाए तो वो छोटा सा एरिया और वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हो तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। मॉडरेट डेंसिटी होता है मध्यम प्रकार की डेंसिटी। हमारे देश में कौन कौन से स्टेट में मिलती है? असम में मिलती है, गुजरात में मिलती है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा में मिलती है। लो डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो हिल स्टेट है, हिमालय रीजन में मिलते हैं, और ये नॉर्थ और ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है बेटा? कई बार आ जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को डिफ़ाइन करो, तो आप डेंसिटी को डिफ़ाइन करेंगे, मटेरियल कम होगा, फिर आप ये 382 और 117 की बात लिखेंगे। उसके बाद 3 हिस्सों में क्वेश्चन को बांट के और इसका एग्जाम्पल ये बताएंगे, हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी एंड लो डेंसिटी। आगे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आप इससे फैमिलियर हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि दर। इसको परसेंटेज में मापा जाता है, क्योंकि परसेंटेज में ही मापा जा सकता है। ऐसे थोड़े गिनती की जा सकती है कि 10 लोग बढ़ गए या 20 लोग बढ़ गए। पर 100 से जानना बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ अ चेंज ऑफ द नंबर ऑफ द पीपल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इट रेट एक्सप्रेस इन द परसेंटेज। किसी निश्चित समय में निश्चित स्थान पर समय के 2 बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब लिखा है 2 पॉइंट ऑफ टाइम। 2 पॉइंट ऑफ टाइम मैं बताता हूँ। जैसे 2001 एक पॉइंट ऑफ टाइम, 2011 दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम। इस दोनों 2001 और 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी उसको हम कहेंगे जनसंख्या ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट मेनली। 2 तरह से जनसंख्या की जो है देखा जा सकता है ग्रोथ को। एक नेचुरली देखा जाता है, एक इंड्यूस देखा जाता है। नेचुरली क्या होता है? जब आदमी जन्म लेता है, आदमी मरता है, इससे जनसंख्या बढ़ती है। अगर जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, जनसंख्या बढ़ेगी। इंड्यूस्ड होता है कई बार बाहर के क्षेत्रों से एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का आना हो जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई में काम की तलाश में लोग जाते हैं तो वहाँ दूसरा फैक्टर
फैक्टर है, तो ग्रीन वाला फैक्टर देखते हैं। द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय द असेसिंग द क्रूड बर्थ रेट एंड डेथ रेट। आप समझ गए होंगे, जन्म और मृत्यु से पता चलता है कि नेचुरली लोग बढ़े कितने। द इंड्यूस components आर explained by the volume, inward and outward movement of the people in the given area। जब हम देख लेते हैं कि एक एरिया से दूसरे एरिया तक लोग जो जा रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो उससे भी एक जगह की जनसंख्या बढ़ जाती है, तो उसको जनसंख्या के दूसरा इंड्यूस्ड कंपोनेंट कहते हैं। आगे देखते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज़ 1.64% 2011। अच्छा, 2011 में हमारी जनसंख्या का वृद्धि दर क्या थी? 1.64, यानी इतनी दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी। अगर 121 करोड़ लोगों पर ये अगर ग्रोथ रेट लगाया जाए तो कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है, वो आप इमेजिन करो। अब बेटा एक क्वेश्चन 5 नंबर का बहुत बार आया है, ये इम्पोर्टेंट है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाई विद इन 1901 to 2001। 5 फेजेस देखे गए हैं, यानी 5 चरणों में जनसंख्या की वृद्धि को जाना गया है, परखा गया है। कहाँ? भारत में। तो पहला फेज़ है, दूसरा फेज़ है, तीसरा फेज़ है, चौथा और पांचवा। हम जानेंगे कि किस किस फेज़ में कौन सी डेट है और कौन सी डेट के बीच में कौन कौन सा फेज़ है, और इसमें जनसंख्या बढ़ी, कम हुई, बढ़ी तो क्यों बढ़ी, कम हुई तो क्यों हुई। तो पहला फेज़ देखते हैं। पहला फेज़ कब है? द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 2000 टू 1920। 1901 से लेके 1921 के पहला फेज़ बनाया गया है जोग्राफर ने, कि इसमें देखते हैं क्या हुआ। इट रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ स्टैगनेंट एंड स्टेशनरी फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। यहाँ पर जनसंख्या अवरुद्ध प्रकार से बढ़ रही थी, ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, तो रुकी हुई गति से बढ़ रही थी, यानी धीरे धीरे बढ़ रही थी। अच्छा, क्यों बढ़ रही थी धीरे धीरे, ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं बढ़ रही थी? अब देखते हैं। द पॉपुलेशन सिंस दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो। यहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत कम थी, इवन रिकॉर्डिंग एज अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। यहाँ तक कि या इस फेज़ में माइनस में भी हमारी जनसंख्या चली गई थी 1911 से 1921 के बीच में, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे अकाल पड़े थे इस समय में, तो जनसंख्या की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली गई थी। अच्छा, यहाँ ग्रोथ रेट कम क्यों थी? 1901 से 1921 के बीच में हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, लोग गरीबी से जूझ रहे थे, और पॉपुलेशन कहाँ बढ़ती जब खाने को लोगों के पास अन्न नहीं था। बोथ ऑफ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लो। जब डेथ रेट भी ज़्यादा थी, मृत्यु भी ज़्यादा हो रही थी और जन्म भी ज़्यादा हो रहे थे, तो जनसंख्या कहाँ बढ़ेगी? 10 लोग जन्म ले रहे हैं तो 10 लोग मर रहे हैं, तो जनसंख्या तो जीरो की जीरो ही रही ना। तो ये समस्या आ रही थी। तो बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। समझ आ गया होगा आपको। लिखा पुअर हेल्थ कंडीशन, ये वो बातें हैं जिसकी वजह से हुआ थे। मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी, पीपल एट द लार्ज एंड insufficient distribution system of the food and other basic necessities were largely responsible for the high birth rate and death rate। ये आपने इसको ध्यान से देख लेना। फेज़ नंबर 2, ये जो है 1921 से लेके 1951 तक की बात है। रेफर टू द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, जनसंख्या में थोड़ा सा परिवर्तन आया, थोड़ी सी मतलब लाइन पे आई, बढ़ने लगी। एन
overall improvement of the health and sanitation through the country brought down the mortality rate. हमारे देश में क्या हुआ, हेल्थ कंडीशन और सैनिटरी कंडीशन जो है, स्वच्छता की चीज़ें जो हैं वो बढ़ने लगी, जिससे जनसंख्या में मोर्टेलिटी, मृत्यु दर जो है वो कम हुआ. एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इसी के साथ साथ जब परिवहन और संचार की सुविधाएं हमारे देश में बढ़ी तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, जिससे भोजन की आपूर्ति सारे देश में होने लगी, जिससे क्या हुआ, जनसंख्या की मृत्यु दर कम आई. द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई, मतलब जन्म दर तो ऊंची रही इन दिस पीरियड, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट देन प्रीवियस फेज. इस पीरियड में पिछला फेज़, जो कि कौन सा फेज़ था, पिछला जो फर्स्ट फेज़ था 1901 से लेके 1921 तक, इससे थोड़ा इस फेज़ में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी. ठीक है, अब देखते हैं दिस इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 एंड वर्ल्ड वॉर. ये जो है युद्धों का दौर भी था यहाँ पर. जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, 1945 में ख़त्म हुआ था, 1939 में शुरू हो गया था, तो इसी फेज़ में था. आगे देखते हैं फेज़ नंबर 3. दिस डेकेड्स होता है 10 सालों का समूह. तो 1951 से 1981 तक जो बात हुई आर रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. 1 नंबर का क्वेश्चन सीधे आता, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कौन से फेज़ में हुआ, तो आपको याद होना चाहिए 51-81, दोनों ही ऐसे याद करना, 51-81 एक्सप्लोजन. तो लिखना the population explosion in India which was caused by the rapid fall in the mortality rate and high fertility rate of the population in the country. इस समय मोर्टेलिटी रेट कम हो गया क्योंकि बहुत सारे टीकों का आविष्कार हो गया और अब लोग मरने कम हुए, तो ग्रोथ रेट तो हाई था, तो इसलिए जनसंख्या का एक्सप्लोजन हुआ. द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज अ हाई 2.2. देखो पहले 1.64 अब है 2011 में, तो ये 1951 से लेके 81 में 2.2 था. इट इज़ द पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलप्ड एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द centralization planning process and economic started showing up, ensuring the improvement of living condition of the people at large. लोगों की लिविंग कंडीशन बढ़िया हो गई तो लोग फिर ज़िंदा ज़्यादा रहेंगे. और इंक्रीजिंग, ये लिखा है इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग तिब्बतियन, बांग्लादेशी, नेपाली एंड पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट द हाई ग्रोथ रेट. बेटा ग्रोथ रेट बढ़ने का कारण ये 2.2 ही नहीं है. 2.2 के अलावा 1947 में देश आज़ाद हुआ तो फिर यहाँ लोग आए, फिर तिब्बती लोग आए 1969 में. तिब्बत से जो चाइना ने तिब्बत में हंगामा खड़ा किया था तो वहाँ के लोग इंडिया में शरण लेने आए, फिर जनसंख्या बढ़ी. नेपाल में भी थोड़ा डिसबैलेंस था, नेपाली लोग इंडिया में आए, तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट थी. तो इसके साथ ये आपने जोड़ के रखना है. उसके बाद है फेज़ नंबर 4. इन द पोस्ट 1980 और टिल प्रेजेंट, अब तक 1981 से अब तक द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन थ्रो रिमेन हाई. ग्रोथ रेट तो अभी भी हाई है. एज द स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रोथ रेट कम हो रही है क्योंकि लोग लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेशन फैल रही है. कि ज़्यादा बच्चे होना कहीं ना कहीं समस्या का कारण भी हो सकता है. एन ए डाउनवर्ड टेंड्स क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पॉपुलेशन ग्रोथ. अब ग्रोथ रेट कम हो रही है. दिस वाज इन टर्न अफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज. अब मैरिज की एज जो है डिसाइड कर दी गई है.
जब मैरिज की एज एक डिसाइड हो गई है, यानी 21 ईयर से अगर आदमी की मैरिज हो रही है, तो वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ ग्रो नहीं करेंगे, उसकी पैदावार तो नहीं कह सकते, ग्रोथ नहीं होएगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ पर्टिकुलरली एजुकेशन एंड फीमेल्स इनके। हाँ, महिलाओं की शिक्षा में बहुत ज़्यादा खर्चा होना शुरू हो गया है और एज भी बढ़ गई है जी शादी की। नहीं तो पहले तो बाल विवाह हुआ करते थे, यानी एक महिला अपने जीवन काल में 10 या 12 बच्चों को जन्म देने में सक्षम थी। सक्षम इसलिए थी क्योंकि एज 18 साल से शादी हो रही थी या बाल विवाह में शादी हो रही थी। अब जब 25 और 27 साल की एज में शादी होती है तो कम से कम 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर का इतना पोर्शन करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन में हम रीजनल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ओके।